हेलो स्टूडेंट्स, तो कल के वीडियोस में हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 5 एंड 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि पाइपलाइनिंग हो गया, जैसे कि हमने फ्लिंस क्लासिफिकेशन देखा, पाइपलाइन हैजर्ड्स देखे, एम्बेडेड्स लॉ देखा था, बस आर्बिट्रेशन मेथड्स देखे थे, एज वेल एज डेटा ट्रांसफर टेक्निक देखे थे, प्रोग्राम्ड आईओ टेक्निक, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ टेक्निक एंड डीएमए का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले जो माइक्रो कंट्रोल यूनिट डिजाइन है ना, इसमें हार्डवायर्ड एंड माइक्रो कंट्रोल यूनिट का डिफरेंशिएशन आता है, वो सब पार्ट अब मैं देखने वाला हूँ। सो विल गो थ्रू वन पीपीटी जिसमें हम लोग मतलब ये पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, अनलेस एंड अनटिल राइटिंग में अपना थोड़ा टाइम वेस्ट होने से अच्छा मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्टेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन बिटवीन हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। सो व्हाट इज दिस हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट? तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल यूनिट डिजाइन। तो ये दो टाइप्स है कंट्रोल यूनिट डिजाइन के, जिसमें हार्डवायर्ड जो होता है ना, ये बेसिकली फुल इंप्लीमेंटेशन होता है इसका हार्डवेयर पे, जिसमें लॉजिक गेट्स होंगे एंड सर्किट्स होंगे, लॉजिकल सर्किट्स होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में लिखा है, इट इज द फिक्स सेट ऑफ लॉजिक गेट्स एंड द कंट्रोल सर्किट्स, मतलब लॉजिक सर्किट्स, लॉजिकल सर्किट्स। माइक्रो प्रोग्राम इज ऑल अबाउट द माइक्रो कोड आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। Flexibility, it is very less flexible and difficult to modify, because ये पूरा हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है, तो इसको मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड वेरी इजी टू मॉडिफाई, बिकॉज ये पूरा सॉफ्टवेयर वाला है, तो इसमें हम लोग कोडिंग करके माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का यूज करके हम लोग इसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन सेट, जिसमें इट विल सपोर्ट्स टू द लिमिटेड सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और लिमिटेड सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें लिमिटेड सेट होता है, एंड इन केस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इट सपोर्ट्स द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, इट सपोर्ट्स द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं 6 मशीन, इसमें कॉम्प्लेक्स सेट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें नॉर्मली हम लोग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और कम से कम मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन विद इन 1 क्लॉक साइकिल हम लोग एग्जीक्यूशन करने की ट्राई करते हैं। देन complexity of design, which is very simple to design and easy to implement, but micro program is very complex and difficult to implement. Then speed of operation, it is a very fast speed operation है, but ये इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये माइक्रो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सके, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सके। तो ये एक चीज इसमें डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। दिस इज अ स्लोअर ऑपरेशन ड्यू टू द माइक्रो कोड डिकोडिंग, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर बेस है, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन इसको दे रहा हूं इसको पहले डिकोड करना पड़ेगा बाइनरी में एंड देन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है ये स्लोअर हो जाता है। डिबगिंग एंड टेस्टिंग में विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डिबग, बिकॉज इट इज अ टोटल हार्डवेयर बग, और इसमें माइक्रो प्रोग्राम में हम लोग ब्रेक पॉइंट्स डाल के चेक कर सकते हैं कि कौन से लाइन में कहां पे एरर है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। साइज एंड कॉस्ट वाइज, इट इज अ वेरी स्मॉलर इन साइज एंड लोअर इन कॉस्ट। Micro program is a larger in size and higher in cost. Next one is called as maintenance and upgradability. तो उसमें ये difficult to upgrade and maintain है, and this is very easy to upgrade because it is a very software based, पूरा software based है, तो इसको हम लोग easily upgrade कर सकते हैं as well as maintain कर सकते हैं। हार्डवेयर में पूरा ये हार्डवेयर बेस्ड है, तो उसके लिए पूरा डिजाइन मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। देन what is this hardware control unit? So control unit design में there are basically 2 categories, hardware implementation जिसमें essential use of state machine circuitry use होती है, और माइक्रो प्रोग्राम में माइक्रो इंस्ट्रक्शंस यूज होती है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं एंड द कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। देन हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम आपको आ सकता है। तो बेसिकली हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम वेरी सिंपल है। दिस इज अ डिकोडर, क्लॉक है, क्लॉक पल्सेस के द्वारा जैसे क्लॉक पल्स आते जाएगी, क्लॉक 0 1 2 3 4 वैसे तरीके से जो ये स्टेप काउंटर है ये काउंट करते जाएगा। इट इज नथिंग बट यूर काउंटर्स। ओके, तो ये काउंटिंग क्या करेगा, काउंट बढ़ते जाएगा बाइनरी काउंटर की तरह। तो 1 2 जैसे क्लॉक पल्स आएगा वैसे ही है 1, दूसरा क्लॉक पल्स आए तो काउंट 2, तीसरा क्लॉक पल्स आए तो काउंट 3, इस तरीके से आ जाएगा। और ये है डिकोडर। डिकोडर मतलब क्या, जो भी हम लोग इसको इंफॉर्मेशन देते हैं बाइनरी में उसको ये डेसिमल में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिकोडर। दिस IR स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम लोग एक्चुअली इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखते हैं। देन दिस इज आर द एक्सटर्नल इनपुट्स एंड द कंडीशनल कोड्स। कंडीशनल कोड इज नथिंग बट योर फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर मतलब 0 फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग्स, तो ये सब होता है कंडीशनल कोड्स में। तो बेसिकली जैसे हम लोग को अगर समझो रिजल्ट 0 आया तो फ्लैग को सेट करना है या अनसेट करना है, फिर कैरी आया, एक्स्ट्रा बिट अगर आता है तो उसको सेट करना है, अनसेट करना है। पैरिटी मतलब ऑड और इवन है, रिजल्ट मेरा इवन है या फिर ऑड है, ये सब कंडीशनल कोड्स पे डिपेंड होता है। एंड
यहां से अपना आउटपुट आता है। तो बेसिकली ऑपरेशन क्या है, यहां से क्लॉक पल्स आएंगे, ये उसको काउंटिंग करते जाएगा, यहां से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, यहां से मेरे एक्सटर्नल इनपुट्स आएंगे, यहां से मेरा जो भी डिकोडर है ये क्लॉक बाय क्लॉक एक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते जा रहा है, एज वेल एज यहां पे आउटपुट प्रोड्यूस करते जा रहा है। तो दिस इज टोटल इज द लॉजिकल सर्किटरी विच इज ऑपरेट्स ऑन द स्टेट मशीन्स। ओके, तो बेसिक हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के लिए क्या क्या कंटेंट इसमें चाहिए, एक कंट्रोल स्टेप काउंटर चाहिए। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट डिजाइन करने के लिए हमें एक कंट्रोल स्टेप काउंटर चाहिए, आईआर रजिस्टर चाहिए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर चाहिए, कंडीशनल कोड्स चाहिए मतलब फ्लैग्स चाहिए, एंड एक्सटर्नल इनपुट्स चाहिए लाइक दी इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड अदर्स। ओके, तो नेक्स्ट, तो दिस इज द डिटेल ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। अगर पूछा जाता है एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। अगेन दिस इज द क्लॉक पल्स स्टेप वाइज काउंटर, ये यहाँ पे स्टेप वाइज इसको डिकोड कर रहा है, ये एनकोडिंग सर्किट है, आईआर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे डिकोड किया जा रहा है, ये फिर एनकोडर को दिया जाएगा, ये एनकोडर क्या करेगा, इसको एनकोड करेगा मतलब डेसिमल नंबर को यहाँ पे फिर से हमें बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एक्सटर्नल इनपुट्स होते हैं एंड कंडीशनल कोड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के मेथड्स कौन से हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेथड्स और द टाइप्स ऑफ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। तो तीन मेथड्स है इसमें। फर्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टेट टेबल मेथड, सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड एज डिले एलिमेंट मेथड, थर्ड वन है जिसको बोला जाता है सीक्वेंस काउंटर मेथड, एंड फोर्थ जो अपने को अभी सिलेबस में नहीं है दैट इज कॉल्ड एज पीएलए मेथड, दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरे मेथड्स। तो पहला देखते हैं स्टेट टेबल मेथड। स्टेट टेबल मेथड मतलब वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, द क्लासिकल एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, जिसमें यहाँ पे एक मेमोरी होती है, क्लॉक प्रेजेंट होता है, कॉम्बिनेशन लॉजिक्स होते हैं। कॉम्बिनेशन लॉजिक इज नथिंग बट मर्क्स, डीमर्क्स, एनकोडर, डिकोडर लाइक दिस। ये मेरा फ्लिप फ्लॉप इज जस्ट अ टाइप ऑफ मेमोरी विच इज यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, यहां से इनपुट आया, यहां से मेरा आउटपुट चला गया, ठीक है। तो इसमें करंट स्टेट एंड इनपुट टू द कंट्रोलर इज डिपेंड्स। तो स्टेट टेबल मेथड का एक मतलब हम लोग टाइप को इस तरीके से समझेंगे। एक फ्लो चार्ट ले लेते हैं। ये आपने फ्लो चार्ट थोड़ा देखा हुआ रहेगा, हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था एएलयू ऑपरेशंस में बूट्स एल्गोरिथम। बूट्स एल्गोरिथम का ये एक्चुअली फ्लो चार्ट है। देखो, स्टार्ट किया एक्यूमुलेटर और क्यू n-1 नेक्स्ट स्टेट को मैंने 0 किया, b मतलब मल्टीप्लिकेंट, q मतलब मल्टीप्लायर एंड काउंट इज n। अगर दोनों भी 0 0 या फिर 1 है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन चालू होगा। अगर यहां पे 1 0 आया तो a माइनस बी, 0 1 आया तो a प्लस बी, एंड काउंटिंग होगा। जैसे काउंटिंग खत्म हो जाता है यहां पे उसको हमें स्टॉप करवाना है। तो इसी स्टेट टेबल, इसको स्टेट टेबल मेथड से आपको बनाना है। तो क्या होता है ना, इस फ्लो चार्ट को हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं इनटू द सिग्नल्स एंड द काउंटर्स। क्यों इसके स्टेप काउंटर्स है ना, तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का जो हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था, है ना, इसमें स्टेप काउंटर भी है एज वेल एज मेरे जो स्टेप डिकोडर है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स भी है। तो इस पूरे डायग्राम को हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है इनटू द स्टेट्स। तो ये मेरे S0 स्टेट है, S1 स्टेट है। अभी ये जो काउंटिंग है ना, ये काउंट कर रहा है कि यहां से मुझे अगर ये डेटा सेव करना है, एक्यूमुलेटर को 0 करना है, Qn-1 को 0 करना है, काउंट को टैली करना है, तो उसने उसके लिए कितने क्लॉक साइकिल्स लिए, 3 क्लॉक साइकिल्स लिए, C0, C1, C2। फिर ये आया इधर, इन बस में इस डेटा को सेव करना है, तो इसने यहां पे लिखा स्टेट 2 से और सेगमेंट 2 एंड क्लॉक साइकिल नंबर 3। फिर 0 0 0 1 के लिए ये क्लॉक साइकिल्स, अगर a माइनस बी ऑपरेशन करना है तो 6 7 8 क्लॉक साइकिल, मतलब एक 7 का डेटा a में रहेगा, 8 का डेटा b में रहेगा, और इसका जो भी ऑपरेशन है वो C6 में हम लोग स्टोर करेंगे। वैसे ही अलग से यहाँ पे भी है, तो इसमें डेटा इसका सेव करने के लिए हमने यूज किया है C5। ओके, फिर से ये डेटा फिर से जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट को, फिर ये उसको काउंटिंग करेगा एंड देन स्टॉप ऑपरेशन। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है स्टेट टेबल मेथड में, स्टेट टेबल मेथड में हमें इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। ये जो फ्लो चार्ट है उसको सेगमेंट में डिवाइड करना है एंड कितने क्लॉक साइकिल्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे ये अपने को पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज डिले एलिमेंट मेथड। तो डिले एलिमेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये कुछ स्टेप्स फॉलो करना है डिले एलिमेंट मेथड के लिए। तो बेसिकली हम लोग इसमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। देखो ये स्टेट्स है, समझो S0 S1, ये मेरे स्टेट्स है। इसको डिले एलिमेंट मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये स्टेट को पूरा एक बॉक्स रिप्लेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज डिले एलिमेंट, और इससे अपने को कंट्रोल लाइंस मिलते हैं। दैट इज द स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट, अगर द सिग्नल्स आर इंटेंडेड फॉर एक्टिवेट द कंट्रोल लाइंस फॉर वन कॉमन सिग्नल, मतलब ये ऐसा सिग्नल है, तो इसको डिले एलिमेंट से फिर मुझे ऐसा सैग्रीगेट करना पड़ेगा। सैग्रीगेट करके फिर इस जो भी मेरा आउटपुट है इसको और गेट से
मुझे कंबाइन लेके कंट्रोल लाइंस ड्रॉ करने हैं। सो फाइनल आउटपुट हमेशा कंट्रोल यूनिट डिजाइन का क्या होगा, कंट्रोल लाइंस होंगे। ठीक है, तो ये दिस इज द नेक्स्ट वन। अगर समझो इस फ्लो चार्ट में देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स अगर आते हैं तो उसको मैं और गेट यूज करूंगा टू कंबाइन इट। अगर समझो ऐसा ब्लॉक है, डिसीजन ब्लॉक है जिसमें येस और नो कंडीशंस है, तो उसके लिए मेरा लॉजिकल गेट्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा। क्यों ये सब लॉजिकल गेट्स है, देखो मैंने पहले ही स्लाइड में बनाया था, बोला था कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन है। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन में हमेशा आपको लॉजिकल सर्किट्स और लॉजिकल गेट्स मिलेंगे, तो हमेशा इसमें और गेट एंड गेट आपको मिलेगा। तो जैसे अपना डिसीजन बॉक्स होता है तो उसके लिए हम लोग इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे, 2 एंड गेट्स, एक को ए दिया, एक को ए बार दिया और एक मेरा कंबाइन इनपुट है और यहां से मेरे आउटपुट बाहर निकलेंगे। तो डिले एलिमेंट मेथड में इसी स्टेट टेबल मेथड को हम लोग, ये पहला स्टेट टेबल बनाया, उसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है। देखो एस सिग्नल आया, फिर एक डिले एलिमेंट आया, मतलब डी फ्लिप फ्लॉप आया, फिर ये और सिग्नल को गया विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस रूल्स, फिर यहाँ पे जो डिसीजन बॉक्स था, डिसीजन बॉक्स को हमने इस तरीके से बनाया, फिर इसको डिले एलिमेंट किया, फिर लास्ट में जितने भी डिले एलिमेंट्स के ब्लॉक थे उसको और किया एंड देन आउट निकाला। तो ये था डिले एलिमेंट मेथड। एंड लास्ट वन इट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस काउंटर मेथड। तो सीक्वेंस काउंटर मेथड का जो डायग्राम है मेन फॉलो आपको ये करना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है, दिस इज नथिंग बट एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो दिस इज ऑल अबाउट द, मतलब ये डीएसडी का भी कंटेंट है, डिजिटल सिस्टम डिजाइन का। तो ये सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, 0-0 के लिए प्रीवियस स्टेट दिखाएगा, 0-1 के लिए जो भी है दैट इज अ रीसेट कंडीशन, 1-0 के लिए सेट कंडीशन एंड 1-1 के लिए इट इज एक्स, मतलब इनवैलिड कंडीशन। तो यहाँ पे बिगिन दिखाया, यहाँ पे एंड दिखाया। ये मेरा जब भी 1 होगा देन इट इज गोज टू द एंड गेट और यहाँ पे मेरे क्लॉक पल्सेस काउंटिंग करते जा रहा है, दिस इज द रीसेट ऑपरेशन। और ये किसको जा रहा है, एन काउंटर को। जैसे ही इसको लॉजिक 1 मिलते जाएगा, काउंट अनेबल होते जाएगा और यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होते जाएगा। एंड दिस इज योर डिकोडर। जैसे जैसे ये एक एक पल्स करके आते जा रहा है, इसको ये डिकोड करके कंट्रोल सिग्नल्स क्या करते जा रहा है, जनरेट करते जा रहा है। दिस इज नथिंग बट योर कंट्रोल सिग्नल C1 एंड C2। और इसका जो डिजाइन मतलब फ्लो चार्ट होगा, ये भी मेरा इस तरीके से कुछ होगा, सीक्वेंस काउंटर मेथड से। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या बताएंगे, स्टेप 1 दिस इज योर इनिशियलाइजिंग स्टेज। यहाँ पे मैंने आउटपुट दिखाए, Q0 0 है, 0-0 या फिर 1-1 है, 1-0 के लिए A-B, 0-1 के लिए A+B एंड देन फेज। तो यहाँ पे हमने 2 फेजेस में इसको ऑपरेशन किया है, इनिशियलाइजेशन स्टेज इज डिफरेंट एंड द ऑपरेशनल स्टेज इज डिफरेंट। ओके, सो इसके बाद अपने को इसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के भी फंड आएगा। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या आएगा, तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रक्शन सेट होता है, एक वर्टिकल इंस्ट्रक्शन सेट होता है। मेन डायग्राम को समझ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंस्ट्रक्शन सेट में होता क्या है। सो इस तरीके से एक ब्लॉक बनाना, इसमें अपना मिडल में होगा माइक्रो इंस्ट्रक्शन ब्रांच एड्रेस, यहाँ पे इंटरनल सीपीयू कंट्रोल बस है, यहाँ पे सिस्टम कंट्रोल बस है एंड जो लास्ट वाला LSB है दैट इज कॉल्ड फॉर द जंप एंड कंडीशंस। वैसे ही हॉरिजॉन्टल कंडीशंस में, हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रक्शंस माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के लिए डायग्राम अपना इस तरीके से होता है, जिसमें यहाँ पे पूरा डिकोडर एंड द कंट्रोल सिग्नल, बीच में हमेशा माइक्रो इंस्ट्रक्शन ब्रांच एड्रेस ही रहेगा, जो कि इसमें भी था, डिकोडर्स एंड यहाँ पे जंप कंडीशन। तो LSB हमेशा जंप कंडीशन रहेगा, यहाँ पे डिकोडर्स एंड वो जनरेट करेगा कंट्रोल सिग्नल, यहाँ पे भी डिकोडर्स और वो जनरेट करेगा कंट्रोल सिग्नल्स एंड यहाँ पे आएगा माइक्रो इंस्ट्रक्शन ब्रांच एड्रेस। तो हॉरिजॉन्टल में हमने देखा था कि यहाँ पे डायरेक्टली मेरा इंटरनल सीपीयू कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है, बट वर्टिकल में मुझे डिकोडर के द्वारा कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना है। यहाँ पे इंटरनल सीपीयू सिग्नल्स डिफरेंट है, सिस्टम कंट्रोल सिग्नल्स डिफरेंट है। लास्ट वाला में LSB हमेशा जंप कंडीशन है, बीच में हमेशा माइक्रो इंस्ट्रक्शन ब्रांच एड्रेस है। ओके, सो दिस इज माइक्रो इंस्ट्रक्शन, मतलब वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा एक अपना जो आता है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में भी अपने को ये डायग्राम ड्रॉ करना है, विच इज वेरी सिमिलर टू द हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, जिसमें भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आएगा, डिकोडर होगा, वो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में सेव होगा एंड इट इज गिवन टू द कंट्रोल मेमोरी। यहाँ पे भी ALU से सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में जो भी डेटा आएगा, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स मतलब मेरे फ्लिप फ्लॉप्स होंगे या फिर मेरा रजिस्टर होगा या फिर काउंटर होगा, ये सब मेरा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को जाएगा। स्टेप बाय स्टेप क्लॉक पल्सेस बाय क्लॉक पल्सेस इसको इंक्रीमेंट किया जाएगा एंड कंट्रोल मेमोरी के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे, इसके आउटपुट में कंट्रोल सिग्नल्स इसमें जनरेट किए जाएंगे। ओके, सो दिस इज द थ्योरी पार्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट डिजाइन। इसमें कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, इसमें मेन जो क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड एज कंपैरिजन बिटवीन हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये आपको अच्छे से करके जाना है। सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें आ सकता है, व्हाट आर द मेथड्स फॉर हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। तो मेथड्स कौन से हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के हैं, तो दैट इज द स्टेट टेबल मेथड, सीक्वेंस काउंटर मेथड्स। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल 3 जो अपने मेथड्स है वो अपने को करके जाना है।
एंड लास्ट में अगर आपको जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है इसका एक ब्लॉक डायग्राम एंड हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम एक बार देख के जाना। तो मेनली 2 क्वेश्चंस आपको इसमें से करके जाना। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बट 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको इसमें से अच्छे से करके जाना है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ फर्स्ट हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का आपको सिर्फ देख के जाना है। कंपैरिजन बेसिकली करके जाना है फॉर हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोग्राम एंड मेथड्स फॉर हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, जो कि हमने यहाँ पे 3 देखे थे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर नंबर 5 एक्चुअली 4 है अपना, तो इसमें मेमोरी के क्वेश्चंस आते हैं। मेमोरी हायरार्की क्या होती है, तो मेमोरी हायरार्की क्या होती है, मेमोरी के नीड्स क्या होते हैं, तो ये पहला हम लोग देखेंगे। तो मेमोरी हायरार्की अगर पूछा गया, एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की, तो ये पिरामिड अपने को बेसिकली बना के आना है। तो इसमें क्या क्या है, बेसिकली टॉप में है अपना सीपीयू, उसके बाद है रजिस्टर्स, देन उसके बाद आता है सीपीयू की कैशेस, तो सीपीयू कैश लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। उसके बाद आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, एंड देन देयर इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी दैट इज अ रॉम बेस्ड मेमोरी, एंड देन वर्चुअल मेमोरी। तो इस तरीके से अपना ये पूरा पिरामिड बनता है। देखो सिंपल सीपीयूज में रजिस्टर्स जो है यहाँ पे ऊपर रहेंगे, उसमें इसकी जो कैपेसिटी होती है ये हमेशा किलोबाइट्स में होती है। ठीक है, बिकॉज बट ये सीपीयू के बहुत नजदीक होते हैं तो इसका ऑपरेशन टाइम बहुत फास्ट होता है। बट जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाते हैं अपने को साइज बड़ी मिलती है, बट इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, स्पीड है, वो स्लोअर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि लेवल 1 कैश, इसकी मेमोरी की साइज आप देख सकते हो 2 KB से 64 KB, बट इट इज वेरी फास्ट देन अदर मेमोरीज। लेवल 2 कैश 256 से 512 KB तक का है, बट इसका भी प्रोसेसिंग टाइम जो है अदर मतलब L3 कैश से या फिर उस प्राइमरी मेमोरी से या फिर सेकेंडरी मेमोरी से बहुत स्लोअर है, बट कंपैरेटिवली L1 क्लास से ये थोड़ा स्लोअर है। ठीक है, तो L2 कैश देन L1 एंड L3 कैश 1 MB से 8 MB तक। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसमें सिंपल मेमोरी हायरार्की में इतना याद रखो, ये पिरामिड फर्स्ट हमेशा सीपीयू, मतलब सीपीयू के अंदर अपना रजिस्टर होगा, रजिस्टर के बाद L1, L2, L3 कैश, उसके बाद रैम मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, फिर रॉ मेमोरी एंड देन द वर्चुअल मेमोरी। जैसे अपना स्पीड जो है ये ऐसा अपना कम होते जाएगा, बट साइज वाइज ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओके, तो स्पीड वाइज इंक्रीजेस और अपना जो साइज वाइज इट विल बी डाउन एरो, इस तरीके से भी हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, और ये कितना क्या कौन सा मेमोरी कितना कंज्यूम करता है ये हम लोग इस पिरामिड के द्वारा दिखा सकते हैं। ओके, एसएसडी फ्लैश ड्राइव में कितना एवरेज स्पीड होता है, क्या है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। तो इसमें कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है। लोकेशन, फर्स्ट इज अ लोकेशन। लोकेशन मतलब जो भी हम लोग मेमोरी यूज कर रहे हैं उसका सीपीयू से मतलब कितने डिस्टेंस पे है, कहाँ पे ये मेमोरी प्रेजेंट है, वो होता है लोकेशन। उसकी कैपेसिटी क्या है, साइज ऑफ द मेमोरी। देन यूनिट ऑफ ट्रांसफर, हम लोग डेटा कैसे भेजने वाले हैं, बिट्स में भेजने वाले हैं, बाइट्स में भेजने वाले हैं, लाइक दिस। एक्सेस मेथड, कैसे में हम लोग इसको एक्सेस करने वाले हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड, फिजिकल टाइप इसका क्या है। देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नोट से मिल जाएगा। देन कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के ऊपर आपको बोल सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन ऑफ कैश मेमोरी बताओ एंड कैश कोहेरेंसी का कंसेप्ट बताओ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैश मेमोरी क्या है ये बेसिकली आपको बताना है कि कैश मेमोरी हमेशा आप देख सकते हो सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में होगा। ठीक है, हम लोग को फास्टर वर्ड चाहिए मतलब डेटा ट्रांसफर चाहिए, तो मैं पहला कैश से लूंगा एंड देन मेन मेमोरी के पास, बट इसकी मेमोरी साइज बहुत कम होती है तो हमें डेटा ज्यादा रैम मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। सो ए वेरी स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी मेड फ्रॉम द SRAM मतलब स्टैटिक रैम से यूज किया जाता है, जिसमें 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द कैश मेमोरी। तो इसमें कैश मेमोरी का ब्लॉक डायग्राम हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, सीपीयू, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी, जिसमें L1, L2, L3 ये कैश होते हैं। ओके, फिर हाँ देखो सीपीयू से जो नियर बाय है दैट इज लेवल 1 कैश, बट इसकी साइज थोड़ी छोटी है विच इज द फास्टेस्ट वन, और उससे दूर है तो लेवल 2 कैश और फास्टर। देन लेवल 3 कैश साइज बढ़ गया बट फास्ट है, तो सबसे फास्टर कौन सा है, फास्टेस्ट कौन सा है, लेवल 1, ये फास्टर है और ये फास्ट है। एंड मेन मेमोरी सबसे स्लोएस्ट।
तो एक्चुअली सीपीयू पहला डेटा किसको पूछता है, लेवल 1 कैश। अगर इसके पास नहीं है तो इसके पास जाएगा, इसके पास नहीं है तो इसके पास जाएगा, अगर इसके पास नहीं है तो मेन मेमोरी से फिर अपने को रिटर्न जाना पड़ता है। तो ये जो डिले का टाइम है इससे अपना प्रोसेसिंग स्पीड जो है ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद कैश मैपिंग टेक्निक्स कौन से तो इसमें देयर विल बी डायरेक्ट एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो इसके ऊपर के जनरलाइज आपको पहले न्यूमेरिकल्स आते हैं ज़्यादा करके, डायरेक्ट मैपिंग के आ सकते हैं या फिर जो अपना दूसरा वाला है उसके टेक्निक्स आपको ज़्यादा करके आएंगे, सेट एसोसिएटिव टेक्निक के, ठीक है। तो इसके एक दो न्यूमेरिकल में आपको दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन, और ये दोनों भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ओके, PYQs में आए हुए हैं। सपोज अ डायरेक्ट मेमोरी मैप टेक्निक हैविंग अ साइज ऑफ 512 KB एंड अ ब्लॉक साइज ऑफ 1 KB, उसकी ब्लॉक साइज 1 KB है एंड देयर विल बी 7 बिट्स इन द टैग। तो फाइंड करना है साइज ऑफ मेन मेमोरी कितनी है और टैग डायरेक्टरी साइज कितना है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मतलब पहले के PYQs में आए हुए हैं। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द कैश मैपिंग टेक्निक्स, ओके। तो कैश मैपिंग टेक्निक के न्यूमेरिकल आपको आएंगे और ये अपने सिलेबस में है, ओके। व्हाट इज दिस डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड द सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें आपने को दिया गया है, क्या दिया है, तो गिवन पहला लिखा मैंने, कैश मेमोरी मुझे 512 KB दी है, ब्लॉक साइज या फिर फ्रेम साइज मुझे दी गई है 1 KB की, और नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग दिया गया है 7 बिट्स। तो इसके हिसाब से पहले अपने को ये फॉर्मेट बनाना है। तो ये सब फॉर्मेट आपको पहले पता करना है। तो मैं डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो ये सब अपने को पहले पता होना चाहिए कि पहला अगर मैं डायरेक्ट मैपिंग कर रहा हूँ या फिर सेट एसोसिएटिव मैपिंग कर रहा हूँ तो उसके फॉर्मेट क्या है। तो डायरेक्ट मैपिंग का फॉर्मेट है, पहले टैग होता है, लाइन नंबर्स होते हैं एंड ब्लॉक एंड लाइन ऑफसेट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो ब्लॉक साइज अपना कितना है 1 KB। 1 KB मतलब कितना होता है 2/10 ऑफ बाइट्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सब, इसके लिए एक टेबल होता है, ठीक है। रेगुलर लेक्चर्स में मैंने बताइए कि किस तरीके से इसका टेबल आपको लिखना पड़ता है। देखो 2/0 मतलब एक सिंपल सा फंडा देता था, 2/0 इज 1, 2/1 इज 2, 2/2 इज 4। तो ऐसे आप करोगे तो 2/10 इज नथिंग बट योर 1024 बाइट्स। यस, 2/10 इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1 KB, राइट। तो 1 KB तो हमें इसमें सबको बाइट्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसलिए पहला बाइट्स में इसको कन्वर्ट किया। तो यहां से अपने को पता चला कि दिस विल बी योर 10 बिट्स, ओके। तो नंबर ऑफ लाइन्स इन द कैश इज इक्वल टू कैश साइज कितना है डिवाइड बाय लाइन साइज कितना है। तो 512 KB है और 1 KB है, तो उससे मुझे पता चला कि 2/9 लाइन्स इसमें लगने वाले हैं, तो दैट विल बी 9 बिट्स। तो ये कितने लाइन नंबर्स कितने मुझे मिले, 9 बिट्स मिले, ओके। देन नंबर ऑफ बिट्स इन द फिजिकल एड्रेस कैसे मिलेगा, तो नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग कितना है, नंबर ऑफ बिट्स इन द लाइन नंबर कितना है एंड लाइन्स ऑफ बिट्स इन द ब्लॉक ऑफसेट कितना है। तो तीनों का ऐड करो तो कितना मिलेगा 26 बिट्स। तो मेन मेमोरी की साइज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मेन मेमोरी की साइज अगर नंबर ऑफ बिट्स मुझे यहां से पता चला 26 बिट्स है, तो 2/26 जो भी आएगा दैट इज 64 MB, ये मेरी साइज ऑफ द मेमोरी है। तो इससे मुझे साइज ऑफ द मेमोरी मिली एंड टैग डायरेक्टरी साइज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टैग्स इनटू द टैग साइज। तो इसमें 2/9 इंटू 7 बिट्स जो अपने को ऑलरेडी दिया था, तो इससे मुझे पता चला कि ये कितना आता है 448 बाइट्स इज अ टैग डायरेक्टरी साइज। तो जो भी अपने को मिला ये यहाँ पे फिर से अपने को पुट करना पड़ेगा। आया समझ में। तो ये इसके लिए अपने को पूरा फॉर्मेट और डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक पता होनी चाहिए। फिर से एक बताता हूँ, देखो एग्जाम में दिया जाएगा कि कैश की साइज इतनी है, ब्लॉक साइज मेरी 1 KB है और 7 बिट्स मेरे टैग में है। तो पहला ये फॉर्मेट बाहर करो, टैग मुझे पता चला कि यहाँ पे 7 बिट्स है और ब्लॉक एंड लाइन ऑफसेट मुझे पता चला कि यहाँ पे मेमोरी दी है ब्लॉक की, ब्लॉक साइज दी है मतलब ब्लॉक ऑफसेट दी है ना, तो ये कितना है 1 KB। 1 KB मतलब 2/10, तो यहाँ पे इसने 10 बिट्स लिखा। उसके बाद इसको डिवाइड किया, मतलब अगर ये पता है ये पता है और मुझे मतलब कैश मेमोरी की साइज पता है, ब्लॉक साइज पता है, तो लाइन नंबर मुझे उससे ही पता चल जाता है। तो लाइन नंबर के लिए फॉर्मूला है कैश साइज डिवाइड बाय लाइन साइज। तो 512 KB डिवाइड बाय 1 KB, तो मुझे 2/9 मिला, तो 9 बिट्स यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। उसके बाद तीनों को ऐड किया, तो तीनों को ऐड किया तो मुझे जो भी नंबर मिला 26 बिट्स, ये मेरा फिजिकल एड्रेस है। इससे मुझे मिलेगी मेन मेमोरी की साइज। तो मेन मेमोरी की साइज मिली 64 KB और टैग डायरेक्टरी साइज का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टैग इनटू द टैग साइज। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, टैग डायरेक्टरी का साइज मिलेगा। इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन अपने सॉल्व कर दिया। तभी ये 10 मार्क के लिए आया था, अभी आपको 7 to 8 मार्क्स के लिए आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आएगा सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो इसमें 8 सेट एसोसिएटिव है या फिर 4 वे सेट एसोसिएटिव है। मैं डायरेक्टली हायर वाला लेता हूँ 8 वे सेट एसोसिएटिव। अगर ये आता है तो आप 4 वे वाला भी कर सकते हो। देखो इसमें भी आपको मेन मेमोरी का साइज पूछा है, टैग डायरेक्टरी साइज पूछा है। दिस ऑल आर द पीवाईक्यू क्वेश्चंस। सेट साइज लिखा, कैश मेमोरी का साइज लिखा कितना है, देन नंबर ऑफ बिट्स लिखे, दैट इज 7 बिट्स है। तो देखो 7 बिट्स यहाँ पे लिख दिए, 1 KB था तो यहाँ पे 10 बिट्स यहाँ पे आ गए, विच इज वेरी सिमिलर टू द डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग। तो ये यहाँ पे आया। देन नंबर ऑफ कैश लाइंस कितने आए, तो अगेन 512 डिवाइडेड बाय 1 KB, दैट इज 512 लाइंस मेरे यहाँ पे है। उसके बाद बट ये कौन सा मैपिंग टेक्निक है, सेट एसोसिएटिव। सेट एसोसिएटिव भी उन्होंने कौन सा बोला है, 8 वे सेट एसोसिएटिव। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट मैपिंग में मैं अगर 512 डिवाइड बाय 1 KB डालूं तो मुझे यहां पे डायरेक्टली लाइन नंबर मिल रहा था 9, बट 8 वे सेट एसोसिएटिव में मुझे उसको देखो ये लाइंस को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बाय 8, मतलब 64 सेट हो गए। तो 64 सेट मतलब 2�6 इज 64, राइट। तो ये मेरा 6 बिट्स आएगा। आया समझ में। तो इस तरीके से अपने को ये फाइंड आउट करना है, सेट नंबर क्या है, ब्लॉक ऑफसेट क्या है, टैग डायरेक्टरी साइज क्या है। फिर इसका तीनों का ऐड करो, तो तीनों को ऐड किया तो 23 बिट्स आया। ये मेरा फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस से मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिजिकल मेमोरी। तो फिजिकल मेमोरी क्या आएगा, 2⁻23 इज नथिंग बट 8 MB। तो 8 MB मेरा फिजिकल मेमोरी हो गया। तो रैम मेमोरी, मेन मेमोरी का साइज मिला और मुझे क्या पूछा है, टैग डायरेक्टरी साइज। तो उसके लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ टैग्स इनटू द tag size. तो number of lines in the cache is 512 into 7, that is 3584. तो कितने बाइट्स हुए, 448 बाइट्स। मतलब ही कितना, 448 बाइट्स इज अ टैग डायरेक्टरी साइज। आया समझ में। तो ये मैपिंग के टेक्निक्स आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग के क्वेश्चंस आएंगे। तो 4 वे होता है तो डिवाइड बाय 4 करो, किधर डिवाइड बाय 4 करो, इधर 4 वे सेट एसोसिएटिव। 8 होता है तो यहां पे डिवाइड बाय 8, सिंपल, ओके। इसके बाद इंटरल्यूड मेमोरी का कंसेप्ट आता है। तो इंटरल्यूड मेमोरी मतलब क्या है, ऐसे जो नंबर ऑफ बैंक्स है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मेमोरी को दूसरे से इंटरल्यूड करते हैं। इससे अपना क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग को ज्यादा हेल्प होती है। तो जैसे मैंने पॉइंट लिखे, लोअर ऑर्डर, एक दो तरीके के इंटरलीविंग होती है, एक लोअर ऑर्डर होती है, एक हायर ऑर्डर होती है। सो लोअर ऑर्डर एड्रेस में क्या होता है, A0 to A12 आर द identity locations in each, whereas the higher order address line is decoded to generate the chip select line to individual memory chip. लोअर ऑर्डर एड्रेसिंग मोड में हम लोग सक्सेसिव एड्रेस यूज करते हैं, एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं टू ऐड द लोकेशन इन द सेम। लोअर एड्रेसिंग भी होता है एज वेल एज लोअर लेवल होता है एंड हायर लेवल इंटरलिविंग कंसेप्ट होता है। तो ये थोड़ा करके जाना। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, तो ऑपरेशन कोड्स जो होते हैं दैट इज नथिंग बट ऑप कोड्स, जिसमें ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल हो गया, डिव हो गया, तो ये सब ऑप कोड्स होते हैं। एड्रेस फील्ड मतलब जहां पे आप एड्रेस डालते हो 2000H 3000H लाइक दिस। हाँ, उसके बाद टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स, कौन से टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट होता है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट होता है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट होता है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट होता है। 1 एड्रेस में देयर विल बी नो एड्रेस फील्ड, stack can be used. 1 address instruction field में the instruction can be used only a address field. There will be other operand to store the accumulator register. 2 address instruction set में क्या होता है, there will be 2 address field and most commonly used for the instruction format. Example दिया है add mul इस तरीके से। And 3 address instruction में 3 instruction fields अपने होते हैं। Then micro programming का आपको एक कंसेप्ट पूछा जाएगा और एक कोई भी एग्जांपल आ जाएगा कि राइट वन एग्जांपल फॉर द माइक्रो प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने एडिशन का एक माइक्रो प्रोग्राम लिया है R1 into N। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ऑपरेशंस ये लिखे हुए हैं। एट टाइम स्टेट मतलब यहाँ पे क्लॉक साइकिल बाय क्लॉक साइकिल ये एग्जीक्यूट होगा। PC to MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देन मेमोरी टू MBR मेमोरी बेस रजिस्टर, काउंटर इंक्रीमेंट हुआ गोज टू द PC, आई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर गोज टू द MBR। अगर ये मेरे यहाँ पे इसके माइक्रो इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कोई भी आप जरूरी नहीं कि एडिशन का, बट कोई भी एक माइक्रो प्रोग्राम आप करके जाना, ऐड सब या मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। हाँ, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड्स। कौन से एड्रेसिंग मोड्स यूज होते हैं, तो देर आर मेनी एड्रेसिंग मोड्स, 6 to 7 है, पर यहाँ पे मैंने कुछ एड्रेसिंग मोड्स लिखे हैं, जैसे कि
इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। बट इसके अलावा मतलब जैसे हमारे कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स के 8086 हो या 8085 हो, इसके कुछ एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, या फिर मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। तो ये बेसिक एड्रेसिंग मोड है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमें ऑपरेंड जो है वो दिया जाता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड मतलब रजिस्टर 1 R0 एंड R1 का हमें दो रजिस्टर्स हमें कोई तो यूज करना है और उसमें से डेटा मुझे ऐड करना है या फिर स्टोर करना है, इस तरीके से ऑपरेशन करना है। डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड में हमें मेमोरी दी जाती है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में @R0 इस तरीके से आपको आएगा। और इम्प्लाइड एड्रेसिंग में सिर्फ आपको ऑपकोड ही दिया जाता है, जैसे कि CMC इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये सब एड्रेसिंग मोड्स के टाइप्स है। तो ये क्वेश्चन करके जाना। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो इसमें से मेमोरी हायरार्की, SRAM DRAM का एक कंपैरिजन करके जाओ। SRAM क्या होता है, DRAM क्या होता है। SRAM इज नथिंग बट स्टैटिक रैम, DRAM मतलब डायनामिक रैम। SRAM मतलब जिसमें 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, DRAM मतलब उसमें एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर होता है। SRAM इज मतलब स्पीड ऑफ ऑपरेशन के लिए वो फास्टर है। DRAM का जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है ये हमेशा स्लोअर होता है। SRAM में जो भी हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मतलब SRAM के जो जितने भी मेरे इम्प्लीमेंटेशन है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है और मतलब उसके लिए डेंसिटी जो है ये ज़्यादा लगती है। मतलब और डायनामिक रैम में एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर होता है तो उसकी डेंसिटी हमेशा कम होती है। तो डेंसिटी वाइज इट विल बी गुड। ओके, और प्राइस वाइज भी DRAM विल बी गुड बिकॉज एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने फटाफट कवर करवा दिए। इसके अलावा जैसे कि हमने कल के लेक्चर्स में ये सब टॉपिक लिए थे, तो इसके अलावा आपका जो 8086 का जो आर्किटेक्चर है ना, ये आपको थोड़ा करके जाना 8086 आर्किटेक्चर। देन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको लिख के दूंगा ही। पेजिंग का जो कंसेप्ट है ना, पेजिंग, इसमें लिफो टेक्निक जो होती है, ये सब कंसेप्ट आपको थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, पेजिंग, व्हाट इज पेजिंग, 8086 का आर्किटेक्चर, ये सब थोड़ा कंसेप्ट आपको थोड़ा करके जाना है। ओके, सो आई विल डायरेक्टली कम टू दी पॉइंट, हाउ टू पास इन COA और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन COA। फर्स्ट चैप्टर में आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन करके जाना है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन के क्वेश्चन करके जाना है। उसके बाद मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन, व्हाट इज साइन मैग्नीट्यूड, then binary subtraction, इसमें using ones and twos complement method, using ones and twos complement method, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर नंबर 1 के थे। इसका ऑलरेडी YouTube पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 में बुट्स एल्गोरिथम, नॉन रेस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम, रेस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम,
and IEEE 754 floating point representation इसमें सिंगल प्रिसिजन एंड डबल प्रिसिजन है। ये वाला करके जाना, ये सब चैप्टर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है। ये आपको मिलेगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स मिल जाएगा, या फिर आप सिंपल इतना भी डालोगे COA बाय महादेव सर, तो इसमें ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसका दोनों का कंटेंट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। फिर जो नेक्स्ट इसमें मैंने बताए थे दैट इज 8 क्वेश्चन से हो गए। देन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, उसके लिए जो भी फ्लो चार्ट है ये आपको बना के आना है, इसके फीचर्स एंड ऑल दैट। देन इसके साथ पाइपलाइन हैजर्ड्स, स्ट्रक्चरल हैजर्ड, डेटा हैजर्ड्स। ओके, तो ये सब इसमें आएगा। उसके बाद बस आर्बिट्रेशन मेथड, फ्लिंस क्लासिफिकेशन, उसके बाद एम्डल्स लॉ, एंड डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स, DMA इंटरप्ट ड्रिवन एंड प्रोग्राम IO। DMA का इन डिटेल करके जाना है, मैंने ब्लॉक डायग्राम के साथ करके जाना है। उसके बाद हार्डवायर एंड माइक्रो प्रोग्राम का हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम का डिफरेंस, विद ब्लॉक डायग्राम करके जाना। देन टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, सॉरी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, टाइप्स नहीं मेथड बोलेंगे इसको। मेथड्स ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, ठीक है, तो उसमें जो स्टेट टेबल मेथड है, डिले एलिमेंट मेथड है, सीक्वेंस काउंटर मेथड है, तो ये सब मेथड्स एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, इसके अलावा दोनों का ब्लॉक डायग्राम भी देख लिया। उसके बाद कितना क्वेश्चंस हुए अपने? 16। मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेमोरी हायरार्की क्या है, मेमोरी हायरार्की में आपको SRAM एंड DRAM का डिफरेंस भी करके जाना है। RAM ROM का भी डिफरेंस करके जाओ।
ये डिफरेंशिएशन में नहीं आया तो शॉर्ट नोट्स के लिए भी तो काम आता है, ठीक है। उसके बाद 8086 आर्किटेक्चर, जो भी अपना चैप्टर नंबर 3 में है। माइक्रो प्रोग्राम, तो प्रोग्राम्स करके जाना, एडिशन, ऐड के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के एंड सब्सट्रैक्शन के, एटलीस्ट इतना तो करके जाना। देन न्यूमेरिकल्स करके जाना ऑन डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग के, सेट एसोसिएटिव मैपिंग के ये भी न्यूमेरिकल्स करके जाना। तो न्यूमेरिकल्स ऑन डायरेक्ट मैपिंग, मैंने ये भी पीवाईक्यू वाला एक क्वेश्चन करवाया था आपको, एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग का भी एक पीवाईक्यू क्वेश्चन आपसे करवाया था। ये इसमें ऐसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे, एज वेल एज इंटरफेसिंग के भी क्वेश्चंस कुछ करके जाना, जैसे कि 8 KB का मेमोरी दिया है, उसको 4 KB में डालना है। तो ये इंटरफेसिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने रेगुलर बैच में करवाए थे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ये आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चैप्टर 1 के ऊपर का कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, और उसके ऊपर के बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पे लिख दी है। चैप्टर 2 में देखो, इसमें ना ये बूट्स एल्गोरिदम, इन दोनों में से डिवीजन एल्गोरिदम और ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एज वेल एज बाइनरी सब्ट्रैक्शन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन अगर नहीं आता है तो उसमें से BCD एडिशन या फिर साइन मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन इसमें से एक आएगा, इसमें से कोई तो एक आएगा। तो इसमें से कोई तो एक ये हर बार एग्जाम में आया हुआ है और आने के चांसेस भी अभी ज़्यादा है। बूट्स एल्गोरिदम IEEE 754 तो ज़रूर आएगा इसके ऊपर के क्वेश्चन, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन इसमें से करके जाओ। मैंने यूट्यूब पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दिया है। ये सब क्वेश्चंस के बहुत सारे प्रैक्टिसेस मैंने रेगुलर बैचेस में, रेगुलर रिकॉर्डेड वीडियोस में करवाए हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस में इसके एटलीस्ट 4-5-6 सम्स मैंने करवा के रखे हैं, जो भी ऑल चांसेस है जो आपको एग्जाम में आएंगे। तो जितना आप इस न्यूमेरिकल का ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका COA का क्रैक करने का चांसेस ज़्यादा होगा। यूट्यूब पे कैसे अपना 1 घंटे का लेक्चर में मैं आपको 4 न्यूमेरिकल्स नहीं करवा सकता, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन एक टाइप का करवा के रखा है। मतलब बुट्स का एक, नॉन रिस्टोरिंग का एक, स्टोरिंग का एक, एज वेल एज IEEE 754 का एक क्वेश्चन विद बोथ सिंगल एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट आपको करवाया था। बट इसके प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, डिफरेंट क्वेश्चंस लो, उसका आंसर टैली करो, आंसर मैच हो रहा है कि नहीं चेक करो, ठीक है। ऐसे ही नंबर सिस्टम कन्वर्जन का, साइन मैग्नीट्यूड का, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का, ये न्यूमेरिकल्स है, इसमें कुछ भी आ सकता है अपने को, ठीक है। तो ये चैप्टर 1, 2, 3 के हो गए। फिर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, उसके हैजर्ड्स क्या है, बस आर्बिट्रेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका चांस ज़्यादा है, इसका चांसेस ज़्यादा है, इसका चांस आने का ज़्यादा है, ठीक है। और ये वाला माइक्रो प्रोग्राम एंड हार्डवेयर माइक्रो प्रोग्राम, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेमोरी हायरार्की या मेमोरी इसमें से एक ज़रूर आएगा। 8086 इंस्ट्रक्शन एंड माइक्रो प्रोग्राम में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स एंड इसमें ये भी क्वेश्चन हमेशा मतलब DLCOA जब भी था तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता था। अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से इस टॉपिक को वो कितना इंपॉर्टेंस देते हैं अभी वो बोर्ड, अभी NEP 2020 के सिलेबस के ऊपर और डिपेंड करता है, बट येस इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी न्यूमेरिकल आपको करके जाना है। सो दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। कल के लेक्चर में मैंने आपको 5 और 6 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करवाए थे, एक शॉर्ट रिवीजन करवाया था, ठीक है। जो भी ये मैंने क्वेश्चंस लिखवाए थे ये सब कल हमने कवर करवा दिए हैं, और आज भी हमने चैप्टर 4 और 5 का पूरा रिवीजन किया है। 4, 3, 4, 5 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इन शॉर्ट मैंने फटाफट आपको रिवीजन ले लिया है। एंड चैप्टर 1 और 2 का तो हमने ऑलरेडी रिवीजन लिया था। इसका पूरा कंटेंट आपको चाहिए तो आपको LMR कोर्स परचेस करना पड़ेगा। पूरा कंटेंट हम लोग यूट्यूब पे 1-2 घंटे में कवर करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। एंड अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए, इसके वीडियो के नीचे आपको पूरा इसका लिंक मिल जाएगा। यू कैन परचेज द COA कोर्स एंड यू विल गेट ऑल द
न्यूमेरिकल्स जो भी क्वेश्चन हमने करवाए, इससे ज़्यादा ही कंटेंट आपको मिलेगा, उसे आप डेफिनेटली COA में पास हो सकते हो। एंड दिस विल हेल्प टू पास द COA एज वेल एज सेमिस्टर 4 के लिए जो भी अपने IT वालों के लिए या कंप्यूटर्स वालों के लिए जो भी सब्जेक्ट्स है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें से आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो, या जो भी आपको सब्जेक्ट है उसके लिए सेमिस्टर 4 में जो अपने आर्केडमी में क्लासेस ऑफलाइन लेक्चर्स होने वाले हैं, जिसमें ऑफलाइन लेक्चर्स में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसके भाई सब्जेक्ट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। सो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिखवा के दिए हैं। ठीक है, और फिर से बता, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। COA के लिए जितना यूट्यूब का कंटेंट है पहला वो करके जाओ, चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, चैप्टर 1 2 देन मैंने अभी 4 5 एंड 6 7 के जो भी लेक्चर्स है वो करवा के देखो, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर ऑन दिस न्यूमेरिकल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैं डेफिनेटली बोलता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो बुट्स है IEEE 754 ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही है, तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये सिंपल ऐसे देखने से सॉल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा स्कोर करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।